नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। पिछले लेक्चर पर हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और अब हम उसका जो आउटपुट है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करने के बाद जिसमें हमारे पास 1 डिपेंडेंट वेरिएबल था और 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने लिए थे। तो सबसे पहले तो इसके एज्यूम्पशंस चेक कर लेते हैं। जैसे हमने एज्यूम्पशंस के बारे में बात की थी कि जो डेटा है हमारा वो लीनियर होना चाहिए और वो जो पार्शियल रिग्रेशन प्लॉट के थ्रू हमारे पास जो डेटा आया है, ये देखिए जैसे ये वाला है और ये पार्शियल रिग्रेशन प्लॉट, ठीक है। इसमें जैसे हमने फर्स्ट वेरिएबल के लिए लिया, पार्शियल रिग्रेशन प्लॉट का मतलब है कि जो रिलेशनशिप है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और कंट्रोल किया हमने बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमने कंट्रोल किया है, तो इसमें पार्शियल रिग्रेशन जो प्लॉट है वो शो कर रहा है। तो इसमें कोई कर्वीलिनियर कर्व नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके की रिलेशनशिप में कोई कर्व नहीं होना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा है ये सही है। और इसमें जो हम कहते हैं कि जो पहला जो एजम्पशंस है वो यहाँ फुलफिल हो जाता है, लीनियरिटी ऑफ द फिनोमेना, जो मतलब हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रेजिडुअल्स को लेकर जब हम चलते हैं तो उसमें हमारा जो है डेटा नॉर्मल लीनियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है इसके बाद कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। कांस्टेंट वेरिएंस के लिए जो इसमें लिखा है रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल और रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली नल प्लॉट, ये जो जीरो है हमारा, इससे अबव बिलो इस तरीके से हमारी वैल्यू होनी चाहिए। ये जो नल प्लॉट है हमारा, मतलब कोई ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन हमें इसमें शो नहीं करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ द एरर टर्म है। ये भी हमारा जो एजम्पशन है वो फुलफिल हो जाता है। एक जो एजम्पशन है हमारा वो है, जैसे जो थर्ड एजम्पशन था हमारा जिसमें हमने बात की थी कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ एरर टर्म, जनरली जो हम एरर टर्म इंडिपेंडेंट जो हमारा डेटा होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पास्ट डेटा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 1 ईयर की सेल्स का डेटा है हमारे पास और हमने पर डे की सेल्स ली है, तो उसमें एक्चुअल सेल्स और जो हमारी प्रिडिक्टेड सेल थी उसका जो डिफरेंस है उसे हम एरर टर्म या रेजिडुअल कहते हैं। वो जो रेजिडुअल है, जो ऑटो कोरिलेशन की जो एक प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक जो एरर टर्म है वो लैग या जो आने वाला जो हमारा टर्म है उनसे बिल्कुल अनरिलेटेड होना चाहिए। और वैसे कोई इसमें स्पेसिस से उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर कर नहीं देता है, लेकिन डर्बिन वाटसन जो टेस्ट है उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि अगर जो वैल्यू 0 और 3 के बीच में है तो हम, सॉरी 1 और 3 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो जो एरर टर्म है, ठीक है। और इसमें अगर 2 एग्जैक्टली 2 वैल्यू आती है, जैसे हमारे यहाँ पे 2.324 आ रही है, एग्जैक्टली अगर 2 आती है तब हम कहेंगे कि अनकोरिलेटेड है, और ग्रेटर देन 2 आती है तब हम कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर लेस देन 2 आती है तब हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये मोर और लेस हमारा जो डेटा है ये इंडिपेंडेंस एरर टर्म शो कर रहा है। वैसे इंडिपेंडेंस ऑफ एरर टर्म जो बेसिकली हम यूज करते हैं, जो टाइम सीरीज हमारा डेटा होता है, 3 तरीके के डेटा होते हैं, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा और पैनल डेटा। तो हम लोग चूंकि ये क्रॉस सेक्शनल डेटा पर हम काम कर रहे हैं तो इसमें ये वाला जो एजम्पशन है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये हम टाइम सीरीज डेटा के लिए इसको कंसिडर करते हैं। फिर जो एक हमारा जो चौथा है एजम्पशन, हिस्टोग्राम, जो नॉर्मल होना चाहिए डेटा, मतलब नॉर्मल कब, ये देखिए जो हिस्टोग्राम है, एरर टर्म जो हमारा है रिग्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल, ये इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसमें कोई स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये मोर और लेस हमारा जो डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल शेप्ड में आ रहा है, घंटी के शेप में, ठीक है। तो ये 4 एजम्पशंस तो हमारे फुलफिल हो जाते हैं। अब हम आते हैं देखिए फर्स्ट टेबल के ऊपर, जो हमारे पास
15 हमने जो वेरिएबल लिए थे, 15 में से हमारे पास जो वन वेरिएबल था वो डिपेंडेंट था और 14 जो वेरिएबल्स थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे हमने। तो इसमें देखिए जो आई एम सेटिस्फाइड विद द नेशनल कंपनी जो मीन दिखा रहा है, जो 120 रेस्पोंडेंट्स है उनका जो स्कोर है वो 7.0108। हमने कहा था 0 और 10 के बीच में रेट करना है, तो ये एक्सीलेंट की तरफ हम कह सकते हैं कि जो ये पब्लिशिंग कंपनी है बुक पब्लिश करती है उसके जो 120 जो हमने क्लाइंट्स लिए थे वो मैक्सिमम लोग हम कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं। फिर ये जो सेकंड हम देख रहे हैं नेशनल कंपनी जो है वो यूज ऑनलाइन सर्विसेज, तो ऑनलाइन सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी नहीं है जिसमें 3.697। तो इस तरीके से जिनका स्कोर ज़्यादा है हम कह सकते हैं वो फेवरेबल है और जिनका स्कोर लो है वो कह सकते हैं हम कि फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है मीन वैल्यू से जो डेविएशन है डिस्पर्सनेस के बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना डेटा हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो ये शो करेगा कि ज़्यादातर जो वैल्यूज है हमारे मीन वैल्यू के आसपास है। अब कोरिलेशन के बाद जो है कोरिलेशन, ये देखिए कि ये जो आपस में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आई एम सेटिस्फाइड विद नेशनल कंपनी, इसका जो है फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो है नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज, तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेशनल कंपनी ऑफर्स कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये इसमें ऐसा नहीं मानते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन है। तो कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन है कुछ नेगेटिव कोरिलेशन है। अब देखिए जो हमारा मॉडल आया है मॉडल 1 में, इसमें हमने जो पहला जो वेरिएबल आया है, जैसे हमारा जो पहला जो मॉडल होता है, जैसे मैं यहाँ पर इसको शो करके भी बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जो पहला मॉडल है उसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ केवल एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ये y इक्वल टू ये a प्लस b1 x1। ठीक है, b1 x1। तो ये जो हमारा पहला जो मॉडल आया है इसमें कंप्लेंट रिजोल्यूशन जो 4th नंबर का है, मतलब x1 की जगह यहाँ पर x4। ठीक है, और जब दूसरा मॉडल हमने लिया, पहले मॉडल में तो a प्लस b1 x1, x1 का मतलब है ये जो अभी हमने आपको शो किया था, इसमें एक वेरिएबल होगा कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी। जब दूसरा मॉडल की हम बात करेंगे तो उसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे। थर्ड मॉडल के साथ हमारे पास ये y इक्वल टू a b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3। और लास्ट में जो हमारे पास जो मॉडल आए हैं इसमें, तो वो हम देखेंगे जो मॉडल सम जो 5 मॉडल 6 आए हैं इसमें हमारे पास मॉडल 6 का मतलब है कि इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड है। ये देखिए ये वाले सारे इंक्लूड हैं। और अब हम मॉडल समरी को समझते हैं। मॉडल 1 में जैसे हमने कहा कि केवल जो प्रिडिक्टर है हमारा कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी, एक ही हमारा मतलब a प्लस b1 x1। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉडल होगा, ये वाला पहला वाला। तो इसका जो कोरिलेशन है बेसिकली ये जो है 0.70, ये कोरिलेशन बिटवीन दी जो आई एम सेटिस्फाइड विद नेशनल कंपनी एंड कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी, इनके बीच में ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये 0.570 शो कर रहा है। जब हम इस कोरिलेशन का स्क्वायर कर देते हैं 0.570 का, तो हमारे पास आर स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस के बारे में बता रहा है ये, और इसे हम आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और इसका निकालने का देखिए दूसरा भी तरीका है आर का, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये देखिए ये जो पहला मॉडल है इसमें जो हमने देखा 0.326 मतलब अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है। मतलब ये बात एक ही है, इसका स्क्वायर भी हम करके निकाल सकते हैं आर स्क्वायर, और दूसरा जो ये है जो रिग्रेशन टोटल सम ऑफ रिग्रेशन अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डिवीजन करके भी हम ये निकाल सकते हैं आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें एक जो नेक्स्ट हम
चीज देख रहे हैं वो है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो हमें ये समझना है कि ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये हमें बता क्या रहा है, इसका पर्पज क्या होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यू है 0320 और ये माइनस हमारा इस वजह से आया क्योंकि -1 लिया हमने, ये आ गया। अब ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये हमें बता क्या रहा है एडजस्टेड स्क्वायर, कि ये हमें आइडिया क्या दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो मॉडल जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है मोर और लेस उसकी क्लोज होगी, ठीक है। और ये जो जनरलाइज करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, और ये भी बता रहा है माइनस दिस, इसे हम बोलते हैं श्रिंकेज। और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है ये 0.5%। कहने का मतलब ये है, ये जो श्रिंकेज है ये हमें ये बता रहा है अगर ये मॉडल हम लोग पॉपुलेशन से लें रेदर देन टू सैंपल, तो ये हमारा जो वेरिएंस होगा 0.5% लेस वेरिएंस करेगा ये, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो पर्पज होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का वो ये भी होता है कि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करते रहते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और उसी तरीके से हमारी एडजस्टेड आर स्क्वायर की भी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन एक लिमिट के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने के बाद, जैसे भी हमने 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड किए हैं, जब सातवां करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कम होने लगेगी। तो ये एक लिमिट हमें बता देता है कि इससे आगे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंट्री की है उनका जो कंट्रीब्यूशन है मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसके बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। जो स्टैंडर्ड एरर बेसिकली हमें क्या बताता है, अगर हम जनरली स्टैंडर्ड एरर की हम बात करें तो वो बताता है हमें पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का जो डिफरेंस है, या हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के जो पॉपुलेशन मीन से वो कितना अबव या बिलो जा रहा है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो एस्टिमेट के लिए जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी जो मीन वैल्यू है उससे ये कितना एस्टिमेट अबव या बिलो है उसके बारे में हमें ये बता रहा है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसके लिए भी देखिए ये जो हम निकालते हैं स्क्वायर रूट में हम निकालेंगे रेजिडुअल अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये पर चेंज, तो इससे प्रीवियस तो 0 है तो 0.325 माइनस 0 ये कितना आ गया 0.325। दूसरा आर स्क्वायर जो चेंज आया है हमारे पास, ये देखिए दूसरा हमारे पास आर स्क्वायर है, ये चेंज कैसे किया, ये बेसिकली इनको सब्ट्रैक्ट करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर चेंज जो है, अब जैसे जैसे ये तो आर स्क्वायर जो वेरिएंस है ये बता रहा है कि इसमें इतना वेरिएंस है फिर इसमें वेरिएंस है, लेकिन जैसे जैसे वेरिएंस का चेंज कम होता जा रहा है और इस अभी तक तो ये सिग्निफिकेंट शो कर रहा है, देखिए 0.05 से वैल्यू कम है, लेकिन जैसे ही हम इसमें और आगे ले लेंगे आर स्क्वायर चेंज तो वो वैल्यू कम हो जाएगी और वो जो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो ये जो एफ चेंज है, एफ चेंज प्रीवियस वाली वैल्यू तो हमारी यही है 56.901। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो वैल्यू है निकाल सकते हैं हम, एफ चेंज की जो वैल्यू निकालने का तरीका है। और फिर इसी तरीके से दूसरे मॉडल के लिए हम निकालेंगे, इसमें आर की जगह आर स्क्वायर चेंज की वैल्यू आ जाएगी और के जो होंगे इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। और ये जो वैल्यू है 1 to 3 के बीच में डिजायरेबल होती है डार्विन वाटसन की वैल्यू। अब आते हैं हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये हमें जो बता रहा है अगर हम वन मॉडल लेते हैं जिसमें जो है जिसके साथ जो प्रिडिक्टर है वो है कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी, मतलब ये सिग्निफिकेंट है पहला वाला भी, ये भी सिग्निफिकेंट है। दो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर लेते हैं 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी। और इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हमारा जो है एक्सप्लेन्ड पार्ट है। देखिए टोटल जो वेरिएशन होता है वो दो तरीके से उसको डिवाइड करते हैं हम, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक्सप्लेन्ड पार्ट और एक अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। तो शुरुआत में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम होते हैं तो उसमें जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है वो हमारा
कम होता है और रेजिडुअल या एरर टर्म हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करते जाते हैं, जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है हमारा सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन वो इंक्रीज होता चला जाता है। ये देखिए यहाँ इंक्रीज हो गया, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड किए, ये इंक्रीज हो गया, और रेजिडुअल देखिए कम हो गया, ये इंक्रीज हो गया, रेजिडुअल और कम हो गया। और लास्ट का जो मॉडल है इसमें रिग्रेशन, जो सम ऑफ स्क्वायर है वो 127 हो गया और हमारा जो रेजिडुअल है वो कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम ये चाहते हैं कि एक्सप्लेन्ड पार्ट हमारे लिए ज़्यादा होना चाहिए और अनएक्सप्लेन्ड पार्ट जो रेजिडुअल है वो कम होना चाहिए बेटर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो ये देखिए पहला जो हमारे पास मॉडल है इसमें ये तो कांस्टेंट है और ये जो वैल्यू है हमारी ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहली वाली है जो हमने दिखाया था ना कोरिलेशन। ये देखिएगा कोरिलेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक मॉडल समरी में देख लीजिए 0.570। ठीक है, तो ये एक ही चीज है कोरिलेशन। ये देखिए ये रहा 0.560, ये कोरिलेशन है दोनों का। जैसे y इक्वल टू a प्लस b1 x1, तो ये b1 है हमारा, है ना। b1 का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, और ये स्टैंडर्ड एरर है हमारा। और जब हम इसको 0.560 को 0.074 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये t वैल्यू आ जाएगी। टी वैल्यू का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट है और स्टैटिस्टिकली वैलिड है। ये वैल्यू जो हमारी 0 शो कर रही है। ऐसे ही हमारे पास जब हमने देखिए चाहे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट है, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा हमारी वैल्यू ये कम होगी। जितनी वैल्यू टी की कम होगी उतनी सिग्निफिकेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। टी वैल्यू हमारी ये भी बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें और देख रहे हैं, कोरिलेशन, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और पार्ट कोरिलेशन। पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों केस में हमारा जो है जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन सिंपली कोरिलेशन बिटवीन दी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो है। ये है कि अगर हम दो बाकी जो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखें, और ये हमें यूनिक जो रिलेशनशिप दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, कोरिलेशन जो है। ठीक है, तो ये हमेशा जो है पार्शियल जो ये तो हमारा सिंपल कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये हमारा जब हमने कंट्रोलिंग किया है इफेक्ट अदर वेरिएबल्स के लिए, और ये यूनिक कंट्रीब्यूशन हमको दिखा रहा है, तो ये हमेशा कम होगा। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इससे ज्यादा कम ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्सक्लूड जो केसेस हैं इसमें हमें ये बता रहा है ये पार्शियल कोरिलेशन की अब अगला जो पहला मॉडल है ना, अब अगले वाले मॉडल में हम किस वेरिएबल को हम चूज करें। तो जितने भी हमारे पास इसमें वेरिएबल है पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू देख लेते हैं और भी। तो ये देखिए पॉइंट -0.101 से लेके यहाँ तक है, तो इसमें ये वाली वैल्यू ज्यादा है। मतलब अब जो नेक्स्ट जो एंट्री होगी मॉडल में वो होगी हमारी सेल्स फॉर्स इमेज ऑफ द नेशनल। ठीक है, वो ऑलरेडी हम चाहे तो यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए पहला वाला जो मॉडल है वो है ये, और सेकंड वाले में सेल्स फॉर्स इमेज ऑफ द कंपनी का। ठीक है, अब ये देखिए कोफिशिएंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। अब कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स में टॉलरेंस जो वैल्यू है, टॉलरेंस वैल्यू, और एक आती है VIF जिसे हम वेरिएंस इन्फ्लेटेड। देखिए अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। देखिए दो चीज़ों से हम मल्टी कोलिनियरिटी एक प्रॉब्लम है जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में, और इसको हम कैसे पहचाने कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हाईली मल्टी कोरिलेटेड हैं या नहीं है। तो दो तरीके से हम पहचान सकते हैं, एक तो जो VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के थ्रू, और दूसरा जो टॉलरेंस की जो वैल्यू है। टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो 0.1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए सारी वैल्यू 0.1 से हमारी ज़्यादा है, और जो VIF की वैल्यू है इनमें दोनों में टॉलरेंस और VIF में इनवर्स रिलेशनशिप है, टॉलरेंस इक्वल टू 1/VIF। तो जो VIF की वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो ये डेटा में ज़्यादा हमें मल्टीपोलरिटी की जो इशू है वो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये है 4.5935 और ये मैक्सिमम, मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मीन है प्रेडिक्टेड वैल्यू। और ये हमें रेजिडुअल जो एरर टर्म है, एक्चुअल वैल्यू माइनस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो मेन जो मॉडल आया है, हमें कितना इंटरप्रिटेशन कितना देना है अपने उसमें, ये देख लेते हैं। जो हमारा जो मेन जो मॉडल है उसे हम कैसे शो करेंगे, ये देखिए लास्ट वाला ये हमारा मेन मॉडल है। और इसमें देखिए हम इसको शो करने का जो तरीका है, ये अभी हम इसको करते हैं। हमारे पास जो y जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू a। अब जो हमें लिखना है जो है अपना, है ना, वो जो मॉडल लिखना है ये y इक्वल टू, हमें जो लिखना है देखिए ये वाली वैल्यू लिखनी है -1.576 -1.576 और फिर इसमें हम प्लस करेंगे। और जो b1 है मतलब जो कोफिशिएंट है वो है 0.175, ये हम लिखेंगे 0.175 और ये x, मैं इसको x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, ये है 4 नंबर का है ना, तो इसको मैंने लिख दिया, ये हो गया x4। फिर प्लस जो दूसरा है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट वो है हमारा 0.755 और x7 0.755 और ये x7, ठीक है। और फिर प्लस जो है हमारा नेक्स्ट जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हम लेंगे 0.379, ये प्लस 0.379 और ये है हमारा x3। फिर प्लस हम करेंगे और जो फोर्थ वेरिएबल है हमारा ये है 0.159 x6। फिर प्लस करेंगे हम और इसमें जो है फिर 0.327, ये देखिए यहाँ पे माइनस है 0.327 और ये x1 है ना, पॉइंट ये x1 हो गया। और इसके बाद जो है प्लस, अब हमारे पास जो है दूसरा मॉडल ये है 10 नंबर का वेरिएबल, ये है 0.235 इंटू x और x के साथ जो है ये हमारा x10 लिख देते हैं इसको, है ना, x10 है, ये आ गया 10। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल है, इसके थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। उसी किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का जब हम x4 की वैल्यू, x7 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x6 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसमें हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन का स्कोर है वो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे रेस्पोंडेंट ये वाला स्कोर हमको देंगे उसी के बेसिस पर हम लोग प्रिडिक्शन इसका किसी भी रेस्पोंडेंट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम जान सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल मॉडल है। थैंक यू वेरी मच।